Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. The farmers' protest is now becoming a serious challenge for the government. The Supreme Court today has upheld the right of farmers to conduct a peaceful protest and even suggested that the government put the farm laws on hold. The centre has rejected this, but the Supreme Court is still suggesting an impartial committee that can look into farmers' grievances. This, as one farmer has died because of the cold during the protests, and another farmer has died by suicide, shooting himself. Not a farmer, I beg your pardon, but a priest from a Gurdwara has died by suicide, shooting himself in a car, saying he was pained by what was happening with the farmers. Now, this is a growing crisis. Will the government blink? Did the government underestimate the farmers' crisis? And what can still be done to stem the crisis? Joining us now is Union Minister Nitin Gadkari, someone who I think knows a thing or two about the value of creating consensus. नितिन जी नमस्कार. जो हम हालात देख रहे हैं वो अब काफी गंभीर हो चुके हैं और वो गंभीर इसलिए हो चुके हैं क्योंकि irrespective of whether you support the farm laws or not, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है. यहाँ पे मेन विमेन चिल्ड्रन सर्दी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. एक डेथ कोल्ड वेव से हुई है. दूसरा एक गुरुद्वारे के प्रीस्ट हैं, वो प्रोटेस्ट साइट से 2 किलोमीटर दूर हैं, उनकी सुसाइड से डेथ हो गई है. सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कुछ देर इस कानून को अबेयंस में रख दीजिए. सरकार मान नहीं रही. ऐसी क्या बात हो गई कि सरकार कुछ देर इन कानूनों को पोस्टपोन नहीं कर सकती? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो तीनों कानून बने हैं, ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसानों के विरोध में है कि किसान के फायदे में. जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो मार्केट कृषि उत्पन्न बाजार समिति होती है ना, एग्रीकल्चर मार्केट का इशू है. अब पहला ये कानून था कि किसान अपना माल केवल मंडी में ही बेचेगा. अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, मैं भी किसान हूँ और किसानों में पिछले 15 साल से लगातार काम कर रहा हूँ. मुझे बताइए कि फार्मेसी के दुकान में जाते हैं तो दवाई की कीमत फार्मेसी वाला बताता है, वही देनी पड़ती है. रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में चाय की और नाश्ते की कीमत जो रेस्टोरेंट वाला बताएगा वही देनी पड़ती है. एयरलाइंस का टिकट लेंगे तो एयरलाइंस जो टिकट देगी वही भरना पड़ता है. अगर आप रेलवे का टिकट निकालोगे, रेलवे जो कहेगी उतना टिकट देना पड़ता है. पर किसान की जो उपज है, फसल है, उसका भाव तय करने का किसान को अधिकार नहीं है. क्या मुझे आप ये बताइए कि किसान को ज्यादा से ज्यादा भाव जहां मिलेगा वहां बेचने का अधिकार नहीं है? हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है, जैसे राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ स्पीच है. जी. आप किसान, आज हमारा एक प्रकार से पूरा ये है. मैं आपको मेरी बात बताता हूँ. मेरे घर में खेती है, मेरी पत्नी ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती देखती है. अभी मैं धापेवाड़ा करके नागपुर जिले में गांव है, मेरे यहाँ सब्जी आज मेरी 107 किलो टमाटर आए. और मैंने ये प्रताप नगर चौक में एक शेतकरी बाजार करके दुकान है, आप लगे तो शूटिंग करा लो यहाँ के. और उन्होंने मेरे को बाजार से 10 रुपए ज्यादा रेट दिया. अगर मैं बाजार में ले जाता हूँ तो 8% जो बिचौलिया होता है दलाल, वो मेरे बिल पे काटता है. यहाँ वो भी नहीं है. तो 8% मेरे वो भी बच गए और मार्केट से 10 रुपए ज्यादा भाव मिला. अभी बीच में हमारे यहाँ ऑरेंज होते, नागपुर के ऑरेंज प्रसिद्ध है. हमने हमारे किसानों की फार्मर प्रोड्यूस कंपनियां खोली और इस बार वो क्या ऑरेंज इकट्ठा करके हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किए. 12 रुपए किलो मार्केट का बाजार था और ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के सहयोग से भेजा. 6 कंटेनर अभी दुबई गए और उनको 32 रुपए किलो भाव मिला. क्या किसानों को अपना माल जहां मिलता है वहां बेचने का अधिकार नहीं है? अब ये कौन सा कायदा किसानों के विरोध में है? और ये जो मंडी में ट्रेडर्स और जो बिचौलिए बीच में होते हैं, इसमें अनेक बार अनेक लोगों के द्वारा, मैं सबके द्वारा नहीं कहता हूँ, किसानों के बारे में वो एडवांस में पैसे देते हैं. वो पैसे के कारण किसान उनके पास माल बेचता है. ठीक और है. उसके बाद जो मार्केट में रेट तय होता है उसमें बिचौलिए और व्यापारियों के बीच में किसान के साथ अन्याय भी होता है. तो ये किसान को कहीं भी माल बेचने का अधिकार, इसका वर्णन तो मैं फंडामेंटल राइट जैसा करूंगा. तो ये मुझे लगता है इसका विरोध करने में क्यों कर रहे मेरे समझ में नहीं आया. दूसरी तो एक अगर बात आपको और एक दूसरे कायदे की बताता हूँ. जो प्रश्न मैं आपको पूछने वाला हूँ जी. और दूसरा ऐसा है कि मैं भी एक आपको बाद में ये होने के बाद एक प्रश्न पूछता हूँ, फिर मुझे बताइए और समझाइए. जी. मुझे बताइए, एक इंडस्ट्री बंद पड़ जाती है, उसका वर्किंग कैपिटल इरोजन हो जाता है, तो हाँ, वो दूसरे कंपनी के साथ, इंडस्ट्री के साथ जॉइंट वेंचर करता है. और जॉइंट वेंचर करने के बाद वो कैपिटल बिल आता है, वर्क रॉ मटेरियल बिल आता है,
इंडस्ट्री चलने लगती है, बैंक का कर्जा भी चुकाता है। तो मुझे बताइए, यही बात किसानों में ऐसा हुआ, मैं विदर्भ में हूँ, यहाँ 10,000 किसानों ने देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। मैं देखो ये ग्रास रूट पर आपको बता रहा हूँ, पंजाब हरियाणा के किसान तो काफी कंपैरेटिवली ठीक है, पर यहाँ हमारे यहाँ बिजाई के लिए पैसा नहीं, फर्टिलाइजर के लिए पैसा नहीं, बैंक के कर्जे का बोझा, अकाउंट एनपी हो गया है, वो किसान की जमीन बंजर पड़ी हुई है। अगर वो जमीन अगर कोई किराए से लेता है 2 साल के लिए और बोलता है कि मैं तुमको 10,000 रुपए 50,000 रुपए एकड़ दूंगा, बाकी मैं गन्ना लगाऊंगा, तुम मुझे दे दो, या बोलता है कि मैं खर्चा पूरा मैं करूंगा, मैं जमीन तैयार करूंगा, मैं बीज आई लाऊंगा, मैं फर्टिलाइजर लाऊंगा, और जो भी होगा प्रोडक्शन उसमें आधा पैसा तुम्हारा होगा, आधा मेरा होगा। जी। अब मुझे बताइए, ये क्या कारपोरेट फार्मिंग हो गया क्या? क्या एक कंपनी, अच्छा, ये मैं देखो, आपकी ये दोनों दोनों मुद्दे जो है जी। ये किसानों के हितों में है, और अच्छा, ये पर किसानों के आप हितों। मुझे एक बात बताइए, आप मुझे, अब आपने मुझे सवाल पूछा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। मुझे आप ये बताइए कि अगर आप जेन्युइनली मानते हैं कि ये किसानों के हित में है, लेकिन किसान नहीं मान रहे, किसान को लगता है कि अगर मंडी भी चलेगी और मार्केट भी चलेगी, और जहां मार्केट चलेगी वहां जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, वो डोमिनेट कर देंगे मार्केट को। अगर उनको ये आशंका है तो क्यों नहीं सरकार उनको कन्विंस कर पा रही? सवाल एक। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री ने स्वयं बोला कि एमएसपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप क्यों नहीं लिखत में कोई गारंटी दे देते कि प्रोक्योरमेंट और एमएसपी की ये गारंटी है और इससे नीचे प्राइवेट प्लेयर्स ट्रेड नहीं कर पाएंगे? आप एक थ्रेशोल्ड बना लीजिए कि बिलो दिस थ्रेशोल्ड नो ट्रेडिंग इज पॉसिबल। देखो, पहली बात तो ऐसी कि मंडी में खरीदने वाला तो वही है ना, कारपोरेट और व्यापारी। हम्म। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट वाला अगर सोयाबीन खरीदता है हम्म। तो जो उसको करता है वही खरीदता है। केवल प्रॉब्लम ये है कि जो खरीदता है वो वहां का दलाल के द्वारा खरीदता है, तो मीडिएटर उसमें दलाली लेता है। हम्म। अगर किसान डायरेक्ट देगा तो एक मीडिएटर कम हो जाएगा, एक लेयर कम हो जाएगी। और दूसरी बात, खरीदने वाला तो प्रोसेसिंग करने वाला ही है। अगर जैसे उदाहरण के लिए पोटैटो है, और पोटैटो से चिप बनाने वाली कोई कंपनी है, हम्म। तो पोटैटो बेचने के बाद आखिरी बार तो जो कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो तो लेकर वाली है, पर लेयर बढ़ने से कमीशन लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है और किसानों को पैसा नहीं मिलता। हम्म। तो मुझे आपको कहना है कि अल्टीमेटली, अच्छा दूसरी एक बात आपको बताता हूँ, हमने ये कहा कि मंडी बंद की क्या? हमने हमने कहा मंडी भी चलेगी, जहां किसान को बेचना है, मंडी में जाना है तो मंडी में बेचे, और जी। किसी को बेचना है तो वहां बेचे, कोल्ड स्टोरेज में रखना है तो वहां रखे। मुझे बताइए, आज तो यहाँ मंडी इसी, में कौन खरीदेगा? मंडी में कौन खरीदेगा? एक बारी प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, मैस बाय कर दिए, कीमतें नीचे हो गई, तो मंडी में कौन जाएगा? सरकार ही जाएगी ना। तो आप देखिए मैं मैं सरकार आपको एक एमएसपी बात का गारंटी बताऊं, क्यों नहीं दे सकती? मैं आपकी बात करता हूँ। आपके चैनल पर एडवर्टाइजमेंट लेते हैं आप डायरेक्ट, आप अगर जी। लेते हैं जी। तो कभी कभी क्या होता है, बड़ी एडवर्टाइजमेंट मिलती है तो आप गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर नेटवर्किंग से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वहां से लेते हैं। आप हर एडवर्टाइजमेंट आप आपके एडवर्टाइजिंग एजेंट से ही क्यों नहीं लेते हैं? हम्म। क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंट जब आपको 100 रुपए की जाहिरात देगा तो 10 रुपए वो भी कमाएगा। हम्म। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में कुछ एडवर्टाइजमेंट आप डायरेक्ट भी लेते हैं। आप ये क्यों नहीं कहती कि फिर जितनी एडवर्टाइजमेंट हमको देना है वो हमारे पर ट्रेडर जो है उसके थ्रू दो? पर अगर तो कल को पत्रकार सड़क पर आ गए। मैं आपको अड़चन में नहीं डाल रहा हूँ, नहीं, नहीं, पर नहीं। ये मुद्दा जैसा है। मैं इतनी आसानी से अड़चन में नहीं पड़ती। आप मुझे बहुत सालों तक बहुत सालों से जानते हैं, इतनी जल्दी मैं भी नहीं घबराती। मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर कल को पत्रकार सड़क पर आ गए, अगर कोई आप लोग कानून ले आए और आप कहें ये पत्रकारों के हित में है, और पत्रकार सड़क पे आ गए बोले हमारे हित में नहीं है, तो आपको मुझे समझाना पड़ेगा ना कि मैं मुझे ये डर क्यों है, और आपको मुझे रीअश्योर करना पड़ेगा। तो मेरा सवाल ये है, पहले आप एमएसपी का जवाब दीजिए। ये बताइए, एमएसपी की लिखत में गारंटी क्यों नहीं हो सकती? वन। टू, व्हाई कांट द गवर्नमेंट से कि प्राइवेट प्लेयर्स एमएसपी के बिलो नहीं नहीं प्रोक्योर कर पाएंगे? एक थ्रेशोल्ड बना पहली दीजिए ना पहली बात ट्रेडिंग तो का। मैं पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज एमएसपी। जी। और एमएसपी में आपका वैलिड क्वेश्चन है। जी। देखो, मैं भी किसान हूँ और इसके बारे में मैं आपसे खुली चर्चा भी करूंगा। जी। देखो, कृषि मूल्य आयोग, नीति आयोग और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हम्म। ये एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की दिल्ली में एक बड़ा ऑफिस है, जी। और ये तय करते हैं कि एमएसपी क्या होगी। जी। और उसके बाद नीति आयोग है, उसके एक्सपर्ट और वो मिलकर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में मिलकर उसकी नोट तैयार होती है। फिर ये कैबिनेट नोट गेहूं के लिए, चावल के लिए, सरसों के लिए, कॉर्न के लिए, ऐसी अलग अलग बनती है, उसके पूरे रेट होते हैं, चार्ट होता है। और ये पूरी घूमते हुए कैबिनेट में अल्टीमेटली ये प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो कैबिनेट होती है वहां आती है, जी। उसको अप्रूव किया जाता है।
अभी हमारी सरकार ऐसी है कि 6 साल में हमने हर साल एमएसपी बढ़ाई है। ये एमएसपी यूपीए सरकार के कार्यकाल में कितनी थी और हमारे कार्यकाल में तो हर बार हमने बढ़ाया। और ये जो कैबिनेट का निर्णय होता है उसका नोटिफिकेशन निकलता है, और नोटिफिकेशन निकालने के बाद ये जो एमएसपी की प्राइस है, राज्य सरकार के सहयोग से और भारत सरकार को ये कॉस्ट देनी पड़ती है और हमको खरीदना पड़ता है। आपको पता होगा बीच में सोयाबीन की प्राइस डाउन हो गई, तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में ये खरीदना पड़ा और इसके लिए पैसे गए। अभी तुअर दाल बिया के बारे में प्रॉब्लम आया, सरप्लस हो गई, रखने के लिए जगह नहीं थी, वो खरीदना पड़ा। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। हियर इज ए लेजिटिमेट एंड जेन्युइन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऐसा है कि इंटरनेशनल प्राइस एंड मार्केट प्राइस और आज की हमारी एमएसपी की प्राइस, जनरली ऐसा होता है कि इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस एमएसपी से ज्यादा रहती है। अब इस समय ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस से हमारी एमएसपी ज्यादा है और उनकी कम है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, शक्कर। अभी वर्ल्ड मार्केट में शक्कर का भाव 22-23 रुपए किलो है और हमारे देश में 34 रुपए किलो है। और हमारे पास इस साल कम से कम एक 120 लाख टन शक्कर एक्सेस में होगी। अब ये शक्कर को 60 लाख टन शक्कर को हम एक्सपोर्ट करने के लिए पिछले साल हमने 10 रुपए किलो के भाव से 6,000 करोड़ सब्सिडी दी, और इस साल अभी हम लोग 6 रुपए किलो के भाव से दे रहे कि ताकि शक्कर हमारी पाकिस्तान, वो अपने नेपाल में, भूटान में, वहां 4,000 रुपए टन दिए और बाकी जगह हमने 6,000 रुपए दिए, उसको एक्सपोर्ट हो। अभी कॉर्न की कीमत है 1,700 रुपए एमएसपी और मार्केट प्राइस है 1,100। फिर चावल हमारे पास 280 लाख टन चावल पड़ा हुआ है, गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं है, और इतनी परिस्थिति खराब है कि पूरे वर्ल्ड को हम चावल दे सकते हैं। अरे क्या है, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है, यानी डिमांड से ज्यादा सप्लाई ज्यादा हुआ है। अब परिस्थिति ये, इसके बावजूद भी सरकार ने, तोमर जी ने बार बार ये कहा है कि हम इसके लिए कमिटेड है, ये कैबिनेट निर्णय है, एमएसपी आपको मिलेगी और एमएसपी के बारे में देने में हमारी वैधानिक जिम्मेदारी है, ये हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे हम हट नहीं सकते। और क्योंकि ये कैबिनेट का निर्णय है और एमएसपी डिक्लेयर करने के बाद उसका नोटिफिकेशन निकाल पर ये सरकार पे बाइंडिंग है, उसको आप ठीक से देखकर एक्ट को समझ लो। और इसलिए ये समस्या जरूर है, और मैं इसमें विश्वास देना चाहता हूं कि हमारी सरकार एमएसपी के नीचे में अगर प्राइस जाती है तो उस कृषि माल को सरकार की खरीदने की जिम्मेदारी है और पूरा हम खरीदी करेंगे, ऐसा आश्वासन नरेंद्र पर आप वो गारंटी लिखित में देने के लिए राजी हैं? मुझे एक किसान मिला प्रदर्शन कवर करने गई मैं, मुझे उस किसान ने बोला अगर मैं कल को आपको बोलूं मैं वकील हूं तो आप बात मेरी मान लेंगे कि आप बोलेंगे डिग्री दिखाइए? तो मैं, वो उसका कहने का मतलब था कि सरकार हमें लिख के क्यों नहीं देती? आपको मैं कानूनी पोजीशन बताता हूँ, मैं कोई अपनी बात नहीं बताता जी। जब कृषि मूल्य आयोग और नीति आयोग और कृषि मंत्रालय ने बैठकर ये जो मिनिमम प्राइस का जो गणित किया है, उसमें जमीन तैयार करने का खर्चा कितना है, बीज का कितना है, खाद का कितना है, मेहनत कितना है, बैल कितना चला, पावर का कितना खर्चा है, ये पूरा जोड़ने के बाद आप जरूर इसके ऊपर रिसर्च करो। उसके बाद में उन्होंने किसान को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए इसके आधार पर एमएसपी तय की है, और ये एमएसपी अप्रूव्ड बाय नीति आयोग और कृषि मंत्रालय के बाद कैबिनेट नोट आती है, और कैबिनेट नोट में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जब निर्णय होता है, ये 6 साल में हमने बढ़ाई है। अब ये गैजेट नोटिफिकेशन निकालकर एक प्रकार से ये कायदा बना है, कानून बना है, हमें लेना ही पड़ेगा। अगर कोई कोर्ट में जाता है और हम नहीं ले रहे तो कोर्ट हमको ऑर्डर दे सकता है कि तुरंत माल खरीदी करो, क्योंकि ऑलरेडी ये डिसीजन हमने लीगली लिया हुआ है, डिक्लेयर किया है, नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, और हम इससे दूर नहीं जा सकते, हम इसके लिए कमिटेड है। ये बात नरेंद्र तोमर जी ने और पीयूष गोयल जी ने बार बार बताई है, और ये बिल्कुल सवाल नहीं है हमें, ये बिल्कुल आपका सही पॉइंट है और हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गैजेट नोटिफिकेशन से हमने इसको मान्य किया है। जी, मैं फिर एक सवाल आपसे पूछूंगी, ये जो आप तैयार हैं, ये तैयारी आप इन राइटिंग दिखाने के लिए तैयार हैं नितिन जी? देखिए, अगर मैंने आपको ये कहा हाँ। कि आज अगर आपके लिए, पत्रकारों के लिए कैबिनेट में निर्णय होकर कोई बचावत आयोग या मिनिमम वेजेस का कोई निर्णय हुआ जी। और उसका नोटिफिकेशन निकला जी। तो वर्तमान पत्र के मालिकों के ऊपर आपको वो वेतन श्रेणी देना लीगली बंधनकारक है, ये कानूनी है ना। मैं आपको बता दूं, अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट हमको बोलेगा कि आप एमएसपी के प्राइस से खरीदी क्यों नहीं कर रहे हो, हमको खरीदना पड़ेगा, और हमने लाखों करोड़ इसके लिए खर्चा किए हैं।
मुझे आप ये बताइए कि अब ये आगे ये रेजोल्यूशन कैसे होगा? अब मैं आपको आपको तो पता ही है कि क्या-क्या हुआ है पिछले 24 घंटे में। अब सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से कह रहा है कि थोड़ी देर रोक लो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एक इम्पार्शियल कमेटी बना दो। क्या ये कमेटी के लिए गवर्नमेंट तैयार है या गवर्नमेंट को तैयार होना चाहिए? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि हमारे तीनों कायदों में किसानों के विरोध में क्या एक थर्ड पर्सन करके आप मुझे सवाल पूछो कि तीनों कायदे में ऐसा कौन सा कलम है जो किसानों पर अन्याय करने वाला है? आप बताइए। पर अब किसान को लगता है ना, आई एम एक सेइंग लगता देखो, लगता है ये क्या है कि किसानों का थोड़ा सा समस्या ये है कि इस सब्जेक्ट का राजनीतिकरण भी हुआ है और राजनीतिक नेता राजनीति नहीं करे तो कौन करे। तो मैं उसको दोष नहीं देता, हम्म, पर जब जो विषय जो होता है जो गांव गरीब मजदूर किसानों के हित में होता है उसका पॉलिटिकलाइजेशन नहीं करना चाहिए। नहीं और इसलिए मैं मानता हूं कि किसान एक बार वो जो एक्ट है उसके एक लैपटॉप पर एक टीवी पर बैठकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने सुझाव दिया, मैं तोमर जी को कहने के लिए तैयार हूं एक एक पॉइंट पर चर्चा करें और उसमें इंडिपेंडेंट इंपार्शियल फेयर लोग भी आए और कौन सा कलम किसानों पर अन्याय करने वाला एक बार बता दे, सिद्ध कर दे। हम लोग ओपन माइंडेड है, हम चेंज करने के लिए भी तैयार है। वो एक्ट है। क्या है कि जब कन्विंस नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। इस पूरे प्रकरण में किसानों को कुछ लोगों ने कंफ्यूज किया है। वो गलतफहमी उनके मन से आपने जैसे कार्यक्रम किया और मुझे मौका मिला, मैंने बहुत सी बातें आपको बताई। जी अगर किसानों के पास जाएगी, मेरे अभी बीच में काफी इंटरव्यू हुए और मैंने इंटरव्यू देने के बाद मुझे काफी लोगों ने फोन किए, यानी अलग अलग बड़े बड़े लोगों ने किए कि हमें पता ही नहीं था, आपने बहुत। आप क्यों नहीं मिलते किसानों से जो प्रदर्शन जो बैठे हैं प्रोटेस्ट में, उनसे मिलिए, आप समझाइए, उनसे बात करिए, कुछ तो अगर एंगेजमेंट होना चाहिए अगर ना। अगर अगर कृषि मंत्री और द पीयूष गोयल जी मुझे कहेंगे तो मैं उनकी मदद के लिए जरूर जाऊंगा। पर अभी मुझे कैसा है कि मेरे विभाग का नहीं है विषय है, जो विषय जो है वो कृषि विभाग का विषय है। अच्छा तो आप मेरे लिए ये उसमें जाकर हस्तक्षेप करना ये ठीक नहीं है, पर मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। और अगर वो इसके बाद उनको लगता है बातचीत में मगर मेरा सहायता चाहिए तो मुझे बुलाएंगे तो मैं मदद करूंगा। आप मुझे बताइए, आप अभी सरकार को क्या सुझाव देंगे जब इतनी गंभीर सिचुएशन हो गई है कि एक किसान की मृत्यु हो गई है सर्दी के कारण, दूसरा एक सुसाइड केस है गुरुद्वारे के प्रीस्ट का, और यहाँ पे राजनीति भी चल रही है, एक और सर्दी बढ़ रही है और बड़े बूढ़े बूढ़े लोग जो है ट्रैक्टर और ट्रकों के नीचे सो रहे हैं, आप सरकार को क्या सुझाव देंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं किसानों के प्रति सरकार को, मुझे, हम सबको पूरी सहानुभूति है। हम्म। और मैं एक बात बताऊंगा, जहां संवाद नहीं होता आपस में जी वहां विसंवाद होता है जी और जहां विसंवाद होता है वहां वितंडवाद होता है, जी झगड़े होते हैं। मैं अभी भी कहूंगा कि किसान कोई भी चश्मा, किसी भी पार्टी का चश्मा ना लगाकर, संगठन का चश्मा ना लगाकर, इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल फेयरली और ट्रांसपेरेंट तरीके से चर्चा के लिए बैठे और हमारे जो जिनको जो एक्सपर्ट ले आना वो बैठे, एक एक कानून की कलम वाइज चर्चा करें और जो भी उनको लगता है कि हमारे विरोध में अगर उसमें मत बनता है कि नहीं ये गलत है तो सरकार ओपन माइंडेड है, हम बदलने के लिए तैयार है। मैं किसानों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके साथ है। हम किसान, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जो भी कोई अड़चन समस्या है उसको सुलझाने के लिए तैयार है, ओपन माइंडेड है। एमएसपी के बारे में हमने क्लियर कट कह दिया कि हमारी जिम्मेदारी है और बाकी भी कलम वाइज कोई भी बातें होती तो किसान का हित जहाँ आएगा वहां हमारा कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, हम उसको बदलने के लिए तैयार है। और ये तीनों बिल जब लोकसभा राज्यसभा में आई तो विपक्षी पार्टियों ने भी इसके ऊपर चर्चा की, सुझाव दिए, वो भी हमने स्वीकार किए थे। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें और भी बैठकर हम विपक्ष सुझाव लेंगे और विपक्ष उसमें का सुझाव कहना में अगर विपक्ष उचित का निकल। कहना है जी सर, हाँ, सॉरी, तो हम तैयार है। विपक्ष विपक्ष का कहना है केजरीवाल जी ने तो आज फार्म लॉज फाड़ दिए, वो तो उन्होंने दी टोर अप द फार्म लॉज, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये पार्लियामेंट का सेशन ना होल्ड करके आप लोग फार्म लॉज के डिस्कशन से बचना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं कि आप विपक्ष से बात करें। आप मुझे बताइए, कोविड की परिस्थिति में अधिवेशन हुआ, हमारे सहयोगियों की डेथ हुई, मुझे भी कोविड हो गया, वो 2-3 दिन के अधिवेशन के कारण उसी समय में दिल्ली से दौड़ते हुए वापस आया। जी, क्या हमारे देश के सांसदों की जान महत्वपूर्ण नहीं है? क्या हमारे कोविड के पर परिस्थिति में किसानों की हमारे जान भी तो है सर, किसानों की जान भी है, हमारे किसान भी है, एमपीज के पर भी आज हैं हमारे। आज आज के आज की स्थिति में बरखा जी, जी आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली जैसे शहर में ऐसा इस प्रकार का अधिवेशन लेना लोगों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर उचित होगा?
देखो कुछ बातें तो हमको राजनीति से ऊपर उठकर भी सोचनी चाहिए। तो और मैं ये कहूंगा कि इसके बाद अगर चर्चा रही तो 10, 12, 15 लोग आए और कृषि मंत्रालय में तोमर जी के साथ बैठे, वो सब बैठकर मैं जो चाहिए तो मदद करना तो मुझे बताइए, मैं भी मदद करने के लिए जी, तैयार हूँ और तो निश्चित रूप से इससे समाधान निकलेगा। मेरा फाइनल क्वेश्चन यही है, अगर आपको कोई आगे कॉम्प्रोमाइज या मिडिल पाथ या कोई कोई रास्ता नजर आता है तो वो क्या है नितिन जी? नहीं, और मैं तो यही कहूंगा कि चर्चा करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए और संवाद से ही एक दूसरे के लिए ये समझ में आएगा कि अड़चन कहाँ है और जहाँ अड़चन है वहाँ हम पॉजिटिव है, रिसेप्टिव है और हम बदलने के लिए भी तैयार है। हमारा कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं। जो कलम होगा उसमें वो एक्सपर्ट भी जो उनके साथ आएंगे, जो थर्ड पार्टी होगी, वो जी, बताएंगे कि गलत है, तो निश्चित रूप से उनके साथ बैठकर हम इसके लिए भी सोचने के लिए तैयार है। एमएसपी के बारे में हम कटिबद्ध है, हम इसके साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये पूरी कटिबद्धता के साथ, विश्वास के साथ मैं बताना चाहता हूँ। thank you Nitin Gadkari. I think one of the sort of rare politicians who still believes in the art of consensus. आप मुझे लगता है कि consensus की आर्ट बहुत से लोगों को आपसे सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर। नमस्कार।